नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दलीप सिंह तोमर और आज अपन बात करने वाले हैं 1892 और 1909 के एक्ट के बारे में। इससे पहले अपन ने पिछले वीडियो में जानकारी ले ली थी 1861 और 1876 के एक्ट को। अगर एक बार फिर से अपन देखें तो कह सकते हैं कि 1861 के एक्ट के अंदर क्या किया गया था। तो 1861 के एक्ट के अंदर किया गया था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के तहत क्या किया गया, तो विकेंद्रीकरण करके बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उनके गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया था। अगर अपन बात करें 1773 से, तो 1773 से लेकर के अब तक क्या किया गया है, तो 1773 से लेकर के अब तक जो किया गया था वो किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन सौंपा गया और केंद्रीकरण किया गया था। अब यहाँ से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है 1861 के एक्ट से। यहाँ पर प्रांतों में प्रांतीय परिषदों की स्थापना कर दी जाती है। 1861 में ही प्रांतीय परिषदों की स्थापना की जाती है। जैसे अपन बंगाल की बात करें तो बंगाल में प्रांतीय विधान परिषद की जो स्थापना होती है वो होती है 1862 में। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर होती है 1866 में। पंजाब की बात करें तो 1897 में इसी एक्ट के तहत विधान परिषदों का गठन यहाँ पर किया जाता है। विधान परिषदों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, उनको बनाया जाता है। और क्या किया गया इसमें, और तो क्या किया जा सकता है। कार्यकारिणी परिषद की बात कर लें तो कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य जोड़ दिया गया था। यही काम किया गया था। भारतीयों को पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इसी एक्ट के तहत 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। 1876 की बात करें तो ब्रिटेन की साम्राज्य को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है 1876 वाले एक्ट के तहत। 1876 में बात करें तो 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। 6वां व्यक्ति जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, उसमें 6वां व्यक्ति जोड़ दिया गया और 6वां व्यक्ति जो जोड़ा गया वो लोक निर्माण विभाग का कार्य संभालेगा, PWD का कार्य संभालेगा। तो यह जो था वो बना दिया जाता है कानून 1876 में। फिर आती है अपनी 1892 वाले एक्ट की बात। कौन से एक्ट की बात आती है अपनी, 1892 वाले एक्ट की बात। तो 1892 का जो एक्ट लाया गया, इससे पहले अगर अपन बात करें बैकग्राउंड की तो भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो भारतीय लोगों को एक अच्छा मंच मिल गया था जहां पर बैठ करके वो लोग अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार से रख सकते थे। तो इसी के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसी मंच का फायदा उठा करके बहुत सी मांगे रखी, जिनमें से बात करते हैं तो इन्होंने विधान परिषद में सुधार की बात की और इन लोगों ने ICS की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ करवाने की बात की गई। सैन्य खर्च को कम करने की इन्होंने बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो यह कुछ बातें उन्होंने की थी। विधान परिषदों में सुधार की अगर बात करें तो विधान परिषदों में अपन देखते हैं कि मनोनयन किया जाता है। वायसराय जो है अपनी तरफ से मनोनीत करता है सदस्यों को और उनको ही शामिल करता है परिषद में, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि कुछ निर्वाचन भी होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा इनमें निर्वाचन भी होना चाहिए, सबका नहीं तो बल्कि थोड़े कुछ ना कुछ सदस्यों का तो निर्वाचन होना ही चाहिए। विधान परिषद जो 1861 में बनाई गई थी उनमें जो था मनोनयन किया जाता था, है ना। तो उनकी जगह पर कहा गया कि यहाँ पर निर्वाचन किया जाना चाहिए। निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली पर होगा, वो अपन प्रावधानों में देखेंगे। अब बात करते हैं 1892 के एक्ट की। तो 1892 के एक्ट में क्या क्या आया, उन बातों को अगर अपन समझे तो कह सकते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद, या फिर कहें केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कितनी की गई, तो 16 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। 10 न्यूनतम और अधिकतम 16 सदस्य इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो यह जो था वो अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। अब अतिरिक्त सदस्यों में भी 6 सदस्य तो वायसराय मनोनीत करेगा अपनी मर्जी से और 10 जो होंगे वो चुन करके आएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किस प्रकार से चुनेंगे, तो वो बात भी इसी प्रावधान में कर दी गई कि भारत का जो वायसराय होगा वो अपनी परिषद में किनको शामिल करेगा, तो उसी आधार पर यहाँ पर केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भी शामिल किया जाएगा। तो प्रांतीय विधान परिषदों में यह कर दिया गया कि जिला बोर्ड या फिर कोई जमींदार वर्ग है, व्यापार संघ है,
नगर पालिका है या फिर कोई विश्वविद्यालय है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दो हुआ करती थी, बंगाल और बम्बई। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंगाल, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मुंबई, इन तीनों की बात कर, दोनों की बात कर लेते हैं। तो इनके जो सदस्य होंगे वो सब लोग मिलकर के चुनेंगे और वह सदस्य जो होगा वह व्यक्ति परिषद में जाएगा बैठने के लिए। ठीक है, तो यह था इसमें खास बात। 1892 के एक्ट की बात कर रहे हैं अपन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा वायसराय जो था, वायसराय के पास में फिर भी कुछ शक्तियां रह जाती है, जैसे कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय विधान परिषद। इन दोनों में गैर सरकारी सदस्यों को भी नियुक्त करने की शक्ति जो थी वो वायसराय के पास में हुआ करती थी। फिर भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। विधान परिषदों की बात कर लेते हैं। तो विधान परिषदों में तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है और केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है, उसमें वायसराय नियुक्त करेगा। तो यह थी प्रक्रिया। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं 1909 के एक्ट की। तो 1909 के एक्ट को जानने से पहले ठीक इसी प्रकार से जैसे अपन ने देखा 92 के एक्ट से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक इसी प्रकार से 1909 के एक्ट से पहले उसकी स्थापना हो जाती है। किसकी? हमारा जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हो जाती है। उसकी बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी और मुस्लिम लीग की अगर अपन बात करें तो मुस्लिम लीग जो थी वो दो मांगे रख रही थी। आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी भेजा गया था शिमला में वायसराय से मिलने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकात भी की थी अपने धर्म से रिलेटेड। इनकी मांग थी कि पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में केवल वोट डालने वाले व्यक्ति मुस्लिम ही होंगे, मुस्लिम व्यक्ति ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो यह था निर्वाचक मंडल। तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि निर्वाचक मंडल दिया जाए और यह मांग भी थी कि कार्यकारिणी परिषद जो है उसमें हमें भी जोड़ा जाए, दो व्यक्तियों को, भारतीयों को जोड़ा जाए, दो भारतीय व्यक्तियों को जोड़ा जाए, जिनमें से एक व्यक्ति किसी अन्य धर्म का होगा और एक व्यक्ति जो होगा वो कौन से धर्म का होगा? मुस्लिम धर्म का होगा। तो यह बात जो थी 1892 के एक्ट में, जो 1909 के एक्ट के लिए उन्होंने मांग रख रहे थे, मुस्लिम लीग ने ये मांगे रखी थी। आगा खां ने शिष्टमंडल भी वहाँ पर भेजा था शिमला में, आगा खां के नेतृत्व में गया था मिलने के लिए। अब इसके प्रावधान बात करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव हुआ करता था और मिंटो की बात करें तो भारत का वायसराय हुआ करता था। मार्ले जो भारत सचिव होता था वो यहाँ नहीं बैठता था, वो ब्रिटेन में बैठता था, ब्रिटिश संसद का एक मंत्री हुआ करता था। तो मार्ले जो था वो भारत सचिव के पद पर था और वो वहीं पर बैठता था, भारत में नहीं बैठता था। अब बात कर लेते हैं अरुंडेल समिति। वहाँ पर ब्रिटिश संसद की बात करें तो वहाँ पर एक अरुंडेल समिति बनाई गई थी और अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1909 का एक्ट जो था वो लाया गया था। अब बात करते हैं इनके प्रावधानों की। तो 1909 का जो एक्ट आया था उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया था। केंद्रीय परिषद की बात करें तो इसमें क्या कर दिया गया था? केंद्रीय परिषद में 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य जो जोड़े गए थे उनको 16 से 60 कर दिया गया। अब यहाँ पर 1909 में 16 सदस्यों को 60 बढ़ा दिया गया कि अब 60 कर दिया गया। अब इन 60 सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार से होगा उसकी बात कर लेते हैं। उनकी अपन बाद में बात करेंगे, पहले प्रावधानों को देख लेते हैं। प्रावधान अपन ने पहला देख लिया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया। इसके अलावा और क्या किया गया? वही और इसमें किया गया भारत सचिव और वायसराय जो हुआ करते थे उनमें भी भारतीयों को नियुक्त किया गया। तो यह काम किया गया। एक चीज़ और की गई, पृथक निर्वाचन दिया गया मुस्लिमों को। पृथक निर्वाचन के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। तो ये तीन चीज़ें वहाँ पर की जाती है 1909 के एक्ट में, जो अपन ने डायरेक्ट बात कर ली। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय विधान परिषद की बात करें तो वहाँ पर क्या बढ़ाया गया? सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई और 60 सदस्य जो होंगे वो किस प्रकार से चुने जाएंगे वो अपन देख लेते हैं। 60 में से 28 और 32 का बंटवारा किया गया। 28 सदस्य जो थे वो वायसराय मनोनीत करेगा और 32 सदस्य जो थे वो गैर सरकारी सदस्य होंगे। मतलब 28 सदस्य सरकारी और जो 32 सदस्य हैं वो गैर सरकारी होंगे। अब इन 32 सदस्यों की बात करें तो इन 32 सदस्यों में भी 5 सदस्य जो होंगे वो वायसराय मनोनीत करेगा और बचे 2 सदस्य उनका होगा निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर इनका होगा निर्वाचन और इनका भी पृथक निर्वाचन कर दिया गया। जो 27 बचे उनमें से भी 13 सदस्य जनरल के रखे गए, 6 सदस्य मुस्लिम लीग के रखे गए कि मतलब मुस्लिम धर्म से संबंधित रखे गए। मुस्लिम सीटों का बंटवारा कर दिया गया। 6 सीट तो थी जनरल के लिए और 6 सदस्य की सीट रखी गई
6 सीटें रखी गई थी मुस्लिमों के लिए और 6 सदस्य भूमिपतियों के लिए रखी गई और 2 सदस्य वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित रखी गई। तो यहाँ पर इस तरीके से विभाजन किया जाता है केंद्रीय विधान परिषद में 60 सदस्यों का। 60 में से 28 + 32 कर दिया गया। और प्रांतीय विधान परिषद की बात करें तो वहाँ पर भी सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया था। प्रांतियों की बात करें तो प्रांतों में अपन देख सकते हैं 1909 के एक्ट के बाद में कितने कितने सदस्य रह जाते हैं। तो ब्रह्मा में 16 रह जाते हैं। पूर्वी बंगाल और असम की बात करें तो वहाँ पर 41 सदस्य रह जाते हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 52 सदस्य रह जाते हैं, सीटें रह जाती है। 52 सदस्यों की जो परिषद थी वो रह जाती है। बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत की बात करें तो वहाँ पर 42 सीटें। पंजाब की बात करें तो वहाँ पर 25 सीटें निश्चित की जाती है। ये थी वो स्थिति प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ाने के बाद। अब बात कर लेते हैं अपन वायसराय की। भारत वायसराय और भारत सचिव के पदों में भी कुछ जो उनकी परिषद थी उनमें भी सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो भारतीय सचिव हुआ करता था जो ब्रिटेन में बैठता था। तो उसी सदस्य के पास उसके पास में 2 भारतीय सदस्य गए। भारतीय सदस्य उसकी कमेटी में शामिल किए गए। तो कौन कौन थे वो? केसी सिन्हा और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 व्यक्ति थे जो भारत सचिव की परिषद में शामिल किए जाते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, भारत परिषद भारत में नहीं, भारत सचिव भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में बैठता था। तो ब्रिटेन में इन 2 सदस्यों को भारतीय लोगों के रूप में शामिल किया जाता है भारत सचिव की परिषद में। और अपन बात कर लें तो और अपन बात कर सकते हैं अपने वायसराय की। तो वायसराय की बात करें तो वायसराय के अंदर भी क्या चीज़ की गई? एक भारतीय को शामिल किया गया जिसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था और विधिवेत्ता के रूप में कार्य भी करते हैं ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको बाद में लॉर्ड की उपाधि भी दी जाती है। तो यह काम किया गया था वायसराय की परिषद में। तो भारत सचिव और वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। भारत सचिव के पास में 2 और वायसराय के पास में 1 सदस्य बढ़ा दिए गए थे, शामिल कर दिए गए थे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या जो थी केंद्रीय में 16 से 60 कर दी गई थी और प्रांतीय में अलग अलग अपन ने देख ली। तो इनमें चुनाव किस प्रकार से होगा? चुनाव होगा तो किस प्रकार से होगा और जो चुन करके जाएंगे उनके पास में क्या शक्तियां होगी? तो यह चीज़ अपन को समझनी है। और तीसरी बात अपन यह समझेंगे कि जो निष्कर्ष था इस एक्ट का वो क्या निकला। 3 चीजें अपन समझने की कोशिश करें। पहले बात करते हैं चुनाव की। तो मत देने का अधिकार किसको होगा? तो मत देने का जो अधिकार होगा वो होगा केवल पुरुष को, 21+ आयु होगी और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उस व्यक्ति को अधिकार देने का, जो मत देने का जो अधिकार था वो प्राप्त था, वही व्यक्ति वोट डाल सकता था। इसके अलावा अगर अपन बात करें मत लेने वाला जो था उसके पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो जो प्रतिनिधि चुन करके आगे जाएगा परिषद में उसके पास में योग्यता यह होनी चाहिए थी 21+ आयु होनी चाहिए, केवल पुरुष होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी प्रशासनिक पद से उसे निष्कासित नहीं किया गया हो, देश निकाला नहीं दे दिया गया हो, किसी भी न्यायालय से 6 महीने की सज़ा प्राप्त न हो। तो यह कुछ जो नियम थे वो बनाए गए। इसके अलावा फिर भी वह चुना जाता है तो वायसराय के पास में शक्ति थी कि वह उसे योग्य या फिर निर्योग्य घोषित कर सकता था। वायसराय के पास में यह शक्ति हुआ करती थी। इसके अलावा अगर अपन बात कर लें तो अपन कह सकते हैं शक्तियों की, तो उनको बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई। जो नियुक्त होकर के जाएंगे सदस्य उनको बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई। करों में संशोधन करने की शक्ति इनको दे दी गई कि करों में जो संशोधन करना है उसके बदले में वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, उसके लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। जन समस्याओं से संबंधित अगर वो प्रस्ताव रखते हैं तो उनको 15 दिन पहले बताना होगा। वो जन समस्याओं से संबंधित भी प्रस्ताव रख सकते थे लेकिन 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वह जन समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव रख सकते थे। इसके अलावा क्या किया गया, स्थानीय निकायों के लिए वो मांग रख सकते थे, धन की मांग रख सकते थे। और क्या किया गया, और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न की बात करें तो नॉर्मली वो लोग प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन प्रश्न के ऊपर प्रश्न उठा करके वो बातचीत नहीं कर सकते थे परिषद में। तो यह बात की गई थी, अनुपूरक प्रश्न उठाने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था। यह थी
1909 के एक्ट की बातें जो अपन ने जानकारी ली, किस प्रकार से सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, क्या क्या प्रावधान थे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या थी, उनके पास में शक्तियाँ क्या थी, और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई वो किस प्रकार से बढ़ाई गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर बढ़ाई गई, तो वो अपन ने समझ ली। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष पे। तो 1909 के एक्ट का अगर अपन बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष क्या निकला, वो निष्कर्ष यही निकला कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। भारत और पाकिस्तान, भारत का जो विभाजन होता है उसकी जड़ें जो थी वो यहीं से तैयार होती है। इसके अलावा पृथक निर्वाचन दिया गया था, तो यहाँ पर अन्य धर्म भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लग गए थे। मुस्लिमों को दे दिया गया तो अन्य धर्म के लोग भी मांग करने लग गए, तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है और अन्य धर्म के लोग यहाँ पर मांग करना शुरू कर देते थे। तो ये थी 1909 के एक्ट की बातें जो अपन ने समझी। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया बात है। शॉर्ट वीडियो में इतनी बातों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है। अगर समझ में आई है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई है तो बता देना, फिर अपन वीडियो बना लेंगे अगले वीडियो में। अगली बार अपन इस संवैधानिक विकास को जब पढ़ेंगे तो उनको और अच्छे से सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।